फरवरी 1959। साइबेरियाई सर्दी और 9 अनुभवी पर्वतारोहियों के तंबू से किसी ने बाहर की तरफ कपड़ा काटा। अंदर से वो बाहर निकले, जूते छोड़कर, कोट छोड़कर, -30 डिग्री की रात में, और फिर कभी वापस नहीं आए। उरल पर्वतों की उत्तरी ढलानों पर एक पहाड़ है जिसे मानसी जनजाति मृतकों का पर्वत कहती है। रूसी भाषा में उसका नाम है खोलातस्याख्ल। जनवरी 1959 में इगोर डाइटलव नाम के एक युवा इंजीनियरिंग छात्र ने अपने 8 साथियों के साथ इसी पर्वत की चोटी को फतह करने का फैसला किया। ये सब अनुभवी थे, ट्रेंड थे। इन्होंने पहले भी ऐसे अभियान किए थे। वो कभी नहीं लौटे, और जो बचाव दल को मिला वो इंसानी समझ की सीमाओं को चुनौती देता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि वो मरे कैसे। सबसे बड़ा सवाल था वो रात के अंधेरे में बर्फ में बिना कपड़ों के तंबू छोड़कर भागे क्यों। इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला है। लेकिन 2021 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी व्याख्या पेश की जो शायद, सिर्फ शायद, उस रात के आतंक की एक झलक दे सकती है। पहले शुरुआत से। इगोर डाइटलव 23 साल के थे, यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र। स्की करना, पहाड़ों पर चढ़ना, ये उनकी जिंदगी थी। उन्होंने जो टीम बनाई उसमें ज्यादातर उनके ही जैसे युवा थे, इंजीनियरिंग और फिजिक्स के छात्र। सबसे उम्रदराज थे सेमियोन ज़ोलोटारेव, 38 साल, जो द्वितीय विश्व युद्ध के एक अनुभवी थे और इस यात्रा में बाद में जुड़े थे। 23 जनवरी 1959 को ये दल स्वेर्दलोव्स्क शहर से निकला। उनके साथ थे स्की, टेंट, राशन और वो जोश जो 20 की उम्र में होता है। 28 जनवरी को एक सदस्य, यूरी यूदिन, बीमार पड़ गए और वापस लौट गए। वो इकलौते थे जो जीवित घर पहुंचे। बाकी 9 आगे बढ़ते रहे। 1 फरवरी को उन्होंने खोलातस्याख्ल की ढलान पर अपना तंबू गाड़ा। डाइटलव ने अपनी डायरी में लिखा था, अब हम पहाड़ पर हैं। उस रात के बाद उनकी डायरी में कोई अगली प्रविष्टि नहीं थी। जब वो तय समय पर वापस नहीं आए तो बचाव अभियान शुरू हुआ। 26 फरवरी को खोज दल ने वो तंबू ढूंढा जो बर्फ में आधा दबा हुआ था। अंदर उनका सामान, उनके जूते, उनके कपड़े, सब कुछ व्यवस्थित था, जैसे लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तंबू का एक तरफ का कपड़ा अंदर से काटा गया था। ये बात जरा रुककर सोचिए। अगर बाहर से कोई खतरा होता तो आप बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते। लेकिन इन्होंने कपड़ा काटा अंदर से। इसका मतलब था कि खतरा इतना अचानक था, इतना तेज था कि सामान्य रास्ते से निकलने का वक्त नहीं था। और वो दौड़े बर्फीले पहाड़ पर रात के अंधेरे में नंगे पैर। पहले 5 शव मिले तंबू से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक जंगल के किनारे एक देवदार के पेड़ के पास। उनमें से 2 के हाथ जले हुए थे, जैसे उन्होंने अंधेरे में आग जलाने की कोशिश की हो। पेड़ की ऊपरी शाखाएं टूटी हुई थीं, जो बताती थीं कि किसी ने रात में ऊपर चढ़कर देखने की कोशिश की, शायद तंबू की रोशनी ढूंढते हुए। बाकी 4 शव मई में मिले बर्फ के नीचे एक खड्ड में। और यहाँ जांच ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे मामले को अलग ही स्तर पर ले जाया। इन 4 में से 3 की छाती की हड्डियां टूटी हुई थीं।
एक की खोपड़ी में फ्रैक्चर था और ये चोटें सोवियत फोरेंसिक जांचकर्ताओं के अनुसार किसी बाहरी बल से आई थीं। लेकिन त्वचा पर कोई निशान नहीं था, जैसे किसी ने बाहर से नहीं बल्कि किसी विशाल दबाव ने अंदर से तोड़ा हो। एक जांचकर्ता ने कहा था, ये चोटें किसी कार दुर्घटना जैसी हैं। लेकिन वहां कोई कार नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ बर्फ थी। और फिर एक और बात, एक महिला ल्यूडमिला डुबिनिना की जीभ और आंखें गायब थीं। सोवियत अधिकारियों ने जांच की और 1959 में फाइल बंद कर दी, ये कहते हुए कि मौत का कारण एक अज्ञात प्राकृतिक शक्ति थी। ये उत्तर किसी को संतुष्ट नहीं कर सका। दशकों तक हर तरफ से सिद्धांत आते रहे। कुछ लोगों ने कहा परमाणु परीक्षण, इलाके में रेडियो एक्टिविटी मिली थी। हालांकि बाद में पता चला कि वो एक सदस्य के कंपास और घड़ी की स्वाभाविक रेडियो एक्टिविटी थी। कुछ ने कहा सोवियत सैन्य प्रयोग। रहस्यमय रोशनी के बारे में गवाहियां थीं जो उसी रात आसमान में देखी गई थीं। कुछ ने कहा मानसी जनजाति के लोग जिन्होंने अपनी पवित्र भूमि की रक्षा की। लेकिन जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। और फिर थे वो लोग जो कहते थे यूएफओ। जब बाकी सब व्याख्याएं काम न करें तो इंसान किसी भी दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन हर सिद्धांत में एक खामी थी। कोई भी पूरी तरह सारे तथ्यों को एक साथ नहीं समझा पाता था। फिर आया 2021। स्विट्जरलैंड के जोहान्स ब्योर्क और अमेरिका के अलेक्जेंडर पितुसियो, एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक स्नो साइंटिस्ट ने कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट नामक जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित किया। फैक्ट चेक confirm journal name and year of publication 2021 Communications Earth Environment as cited in publicly available sources। उनका प्रस्ताव था स्लैब एवलांच, एक बहुत खास किस्म की हिमस्खलन जो हमेशा बर्फ की बड़ी चट्टानों में नहीं आती। कभी कभी एक छोटी घनी बर्फ की परत एक स्लैब रात के सन्नाटे में अचानक खिसक सकती है, बिना आवाज के, बिना किसी चेतावनी के। और अगर ये स्लैब किसी सोते हुए इंसान के ऊपर गिरे तो वो दबाव इतना होगा कि हड्डियां टूट जाएं। लेकिन त्वचा पर निशान नहीं होगा, जैसे कार दुर्घटना। लेकिन यहाँ एक पेंच है। बचाव दल ने जब तंबू देखा था तो उसके आसपास हिमस्खलन के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे। ढलान ज्यादा तीखी नहीं थी और अनुभवी पर्वतारोही जो ऐसी जगहों पर तंबू लगाने के खतरों को जानते थे, उन्होंने वहां क्यों डेरा डाला? ब्योर्क और पितुसियो ने इन सवालों का भी जवाब ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन चलाए और पाया कि डायटलव दल ने जब तंबू लगाया तो उन्होंने ढलान को काटकर समतल जगह बनाई थी। इस कटाव ने बर्फ की परतों को अस्थिर कर दिया। घंटों बाद जब सब सो चुके थे, वो परत खिसकी। रात के उस वक्त जब चांद छिपा हो, जब तापमान -30 हो और जब अचानक सोते हुए ऊपर बर्फ का भार आए तो इंसान क्या करेगा? वो भागेगा, जो भी मिले उसे काटेगा। जूते नहीं मिले तो नंगे पैर जाएगा, कोट नहीं मिला तो ठंड में जाएगा और अंधेरे में घायल होकर -30 में वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। लेकिन ये सिद्धांत भी सारे सवालों का जवाब नहीं देता।
युडमिला की गायब जीभ और आंखें, स्लैब एवलांच इसे नहीं समझाता। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जानवरों और प्राकृतिक अपघटन का काम हो सकता है। शव महीनों बर्फ में थे और छोटे जानवर, पानी का बहाव, सब इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन ये अनुमान है, पक्का जवाब नहीं। और वो रहस्यमय रोशनियां जो उस रात आसमान में देखी गई थीं, उस दौर में सोवियत संघ रॉकेट परीक्षण कर रहा था, ये एक संभव व्याख्या है। लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। और एक और बात जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है, डायटलव दल के कुछ सदस्यों के कपड़ों पर जो रेडियो एक्टिविटी मिली वो कहां से आई? अधिकांश शोधकर्ता इसे सामान्य स्रोतों से जोड़ते हैं। लेकिन उस सोवियत दौर में, जब सारी फाइलें गोपनीय थीं, जब सेना के अभियानों की जानकारी आम नहीं थी, उस संदर्भ में इस सवाल का पूरी तरह निपटारा कभी नहीं हो पाया। रूस ने 2019 में इस मामले को दोबारा खोला। 3 साल की जांच के बाद 2021 में आधिकारिक निष्कर्ष आया, हिमस्खलन। फैक्ट चेक वेरीफाई रशियन गवर्नमेंट्स 2019 री-इन्वेस्टिगेशन एंड 2021 कंक्लूजन एट्रीब्यूटिंग डेथ्स टू एवलांच। लेकिन डायटलव दल के परिवारों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनके लिए ये सवाल आज भी खुला है। इस कहानी में कुछ ऐसा है जो सिर्फ त्रासदी से आगे जाता है। 9 युवा लोग अपने सपनों के साथ एक पहाड़ की चोटी छूने निकले थे। उनके पास डायरिया थी, कैमरे थे। उन्होंने उस यात्रा के आखिरी दिनों की तस्वीरें खींची थीं, मुस्कुराते हुए, बर्फ में खेलते हुए। और फिर एक रात जो भी हुआ हुआ। हम जानते हैं कि वो भागे। हम जानते हैं कि ठंड ने उन्हें मारा। हम जानते हैं कि उनमें से कुछ की हड्डियां टूटी हुई थीं। हम शायद जानते हैं कि क्यों। लेकिन उस रात का आतंक वो कभी पूरी तरह शब्दों में नहीं आएगा। खोलातस्याख्ल आज भी वहीं खड़ा है। मानसी लोग आज भी इसे मृतकों का पर्वत कहते हैं, उस घटना से बहुत पहले से। जैसे पहाड़ों को कुछ पता होता है जो हम नहीं जान सकते। विज्ञान ने एक रास्ता दिखाया है और वो रास्ता संभव है, तर्कसंगत है। लेकिन रहस्य के कुछ धागे अभी भी हवा में लटके हैं, बर्फीली हवा में, उसी पहाड़ के ऊपर। और शायद यही इस कहानी की सच्ची विरासत है, ये याद दिलाना कि प्रकृति के सामने एक खास रात में, एक खास पहाड़ पर इंसान की समझ की भी एक सीमा होती है। 9 लोग गए थे। उनके नाम थे इगोर, जिना, ल्यूबा, रुस्तेम, यूरा, कोलिया, सेमियोन, सासा और यूरा। इतिहास उन्हें एक रहस्य की तरह याद करता है। शायद वो एक इंसानी त्रासदी की तरह याद किए जाने के हकदार हैं। अगर आप इस तरह की कहानियां पसंद करते हैं, जहां इतिहास, विज्ञान और अनुत्तरित सवाल एक साथ मिलते हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए। अगली कहानी भी उतनी ही गहरी है।